Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। स्टोरेज क्लासेस का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। स्टोरेज क्लासेस बेसिकली it specifies how long the storage allocation will continue to exist for that function or variable। किसी भी फंक्शन और वेरिएबल के लिए स्टोरेज अलोकेशन कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक एग्जिस्ट करेगा, ये चीज हमें स्टोरेज क्लासेस के द्वारा पता लगती है। कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, वो प्रोग्राम में कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, कितने समय तक वो प्रोग्राम में रहेगा, ये सारी चीज हमें स्टोरेज क्लासेस से पता लगती है। इट स्पेसिफाइज वेदर द वेरिएबल और फंक्शन हैज इंटरनल एक्सटर्नल नो लिंकेज। ये स्टोरेज क्लासेस ये चीज स्पेसिफाई करती है कि जो वेरिएबल है और फंक्शन है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या उसका कोई लिंकेज ही नहीं है। इट स्पेसिफाई वेदर द वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0 और टू एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। बेसिकली जब वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं और कुछ वेरिएबल्स कंटेन गार्बेज वैल्यू। तो ये चीज भी हमें स्टोरेज क्लासेस से पता लगती है कि किस तरह के हमने स्टोरेज क्लासेस यूज किए, जिसके थ्रू इनिशियल वैल्यू हमें क्या मिलेगी वेरिएबल की। इट यूज टू डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का स्कोप क्या है, उस वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, ये भी हमें स्टोरेज क्लासेस ही बताती है, उससे हमको पता लगता है। देयर आर टू स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर, सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर दो तरह के स्टोरेज लोकेशन होते हैं। एक सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, जहां पर हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो सीपीयू यूज करता है इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। दूसरा मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इन जनरल मेन मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी से ही तात्पर्य रहता है। तो मेमोरी मतलब रैम, रैम में ही वेरिएबल को और इनको अलोकेशन होता है। तो रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, और आपके पास हार्ड डिस्क होती है। तो सीपीयू के रजिस्टर्स और मेमोरी मतलब रैम, इनका वाइडली यूज होता है वेरिएबल्स और फंक्शंस के लाइफ टाइम पर और स्कोप पर। A value stored in CPU register can always be accessed faster than that one that is stored in memory। जो भी वैल्यू सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर है उसको एक्सेस करना सीपीयू के लिए फास्ट होगा एज कम्पेयर टू जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर है, रैम में स्टोर है। इसका कारण ये है कि रैम जो है सीपीयू से बहुत ज्यादा दूर होती है आर्किटेक्चर में, और रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीपीयू का ही पार्ट होते हैं, तो वो नियर बाई है, तो ऑब्वियस है कि वो चीज जो है वो एक्सेस फास्ट होगा। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है। एक होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक होती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, और एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो वन बाय वन हम चारों स्टोरेज क्लासेस के बारे में समझते हैं और इनके फीचर्स के और इनके इम्प्लीमेंटेशन और सिंटेक्स के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक, द ऑटो स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक हम ऑटो स्टोरेज क्लास भी कहते हैं। स्पेसिफाइज इज यूज टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ ऑटोमेटिक स्टोरेज। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स में कीवर्ड होता है ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड से हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करते हैं और उसका यूज करते हैं। इट इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक में कोई वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो ऑटो स्टोरेज क्लास जो है वो हमारी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। ऑटो स्टोरेज क्लास बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल की स्टोरेज क्लास है। जैसे हमने मेन फंक्शन में इंटीजर आई लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर आई जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट ऑटो इंटीजर एक्स और वी सिंपली राइट इंटीजर एक्स, इन बोथ द केसेस इट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल। All the variable declared within a function belong to automatic storage class by default। किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट वो
ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग करते हैं। द ऑटो वेरिएबल आर स्टोर्ड इन अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ऑटो वेरिएबल जो होते हैं, जो फंक्शंस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से बिलोंग करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, जैसे रैम। इफ ऑटो वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन देन दे कंटेन सम गार्बेज वैल्यू। अगर ऑटो वेरिएबल्स को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो दे कंटेन गार्बेज वैल्यू। उनमें कुछ इंटरमीडिएट और कुछ एब्सर्ड वैल्यू रहेगी जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, जो प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी वैल्यूज होती हैं। एक एग्जाम्पल से हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने यूज की। हैश इंक्लूड conio.h दूसरी हेडर फाइल हमने यूज की। void मेन फंक्शन, देन ऑटो इंटीजर i इक्वल टू 1, हमने ऑटो इंटीजर i इक्वल टू 1 बनाया। देन ऑटो इंटीजर i इक्वल टू 2 दूसरा इंटीजर वेरिएबल बनाया, दोनों ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गए। फिर ऑटो इंटीजर i इक्वल टू 3, फिर हमने i को प्रिंट करवाया, फिर फर्दर i को प्रिंट करवाया, फिर i को प्रिंट करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि सेम i वेरिएबल का स्कोप अलग अलग है, अलग अलग ब्लॉक में i अलग अलग है। सबसे पहले i इक्वल टू 3 प्रिंट हुआ क्योंकि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट जो लिखा इंटरनल ब्लॉक इंटीजर i इक्वल टू 3 में, वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद i इक्वल टू 2 प्रिंट होगा, फिर i इक्वल टू 1 प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास आती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। When a variable is declared using register as a storage class, it is stored in a CPU register instead of RAM. Generally वेरिएबल जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल रैम में स्टोर होते हैं, बट सीपीयू के रजिस्टर में भी हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको इसकी स्टोरेज क्लास को रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है जिसको कहते हैं हम रजिस्टर कीवर्ड। तो रजिस्टर कीवर्ड को यूज करके हम स्टोरेज क्लास रजिस्टर बना सकते हैं। उसके इसमें वेरिएबल जो है रजिस्टर में स्टोर होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग और उसकी फैचिंग फास्ट हो जाएगी। So one drawback of using register variable is that they cannot be operated using the unary and operator because it does not have a memory location associated with it. अगर रजिस्टर वेरिएबल बनाया है तो हम उसको यूनरी एंड ऑपरेटर मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड ऑपरेटर की हेल्प से उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। कारण ये होता है कि वो रैम में स्टोर नहीं हो रहे हैं, वो रजिस्टर में स्टोर हो रहे हैं, तो उनके एसोसिएटेड मेमोरी एड्रेसेस नहीं है। रजिस्टर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन अ मैनर इन रजिस्टर इंटीजर एक्स। अगर हमें रजिस्टर वेरिएबल बनाना है तो हमें रजिस्टर इंटीजर एक्स करके डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को। रजिस्टर वेरिएबल आर यूज्ड व्हेन क्विक एक्सेस टू वेरिएबल इज नीडेड। रजिस्टर वेरिएबल कब जरूरी है? जब हमें किसी वेरिएबल का बहुत ही क्विक एक्सेस चाहिए, फ्रीक्वेंट क्विक एक्सेस चाहिए, तो हम रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। फिर रजिस्टर वेरिएबल हमको बनाना है तो रजिस्टर इंटीजर i लिखेंगे। तो ये हमारा रजिस्टर वेरिएबल बन गया। अगर हमें ऑटो बनाना है तो हम लिखते हैं ऑटो इंटीजर i और सिंपली इंटीजर i, बट हमको रजिस्टर बनाना है तो हमको रजिस्टर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। फिर हम फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस लिखेंगे और प्रिंट एफ में हम i को प्रिंट करवा देंगे, गेट ch और हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब हमारे पास तीसरी तरह की स्टोरेज क्लास की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। While auto is the default storage class for all local variable, static is the default storage class for all global variable। जितने भी लोकल वेरिएबल है जिनको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो टाइप की स्टोरेज क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो भी वेरिएबल हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो फंक्शन के बाहर होते हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी स्टोरेज क्लास हो जाती है स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल्स हैव अ लाइफ टाइम ओवर द एंटायर प्रोग्राम। जो ऑटो वेरिएबल थे उनका लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शन का ब्लॉक था, और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उनका जो लाइफ टाइम होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम होता है। मेमोरी फॉर द स्टैटिक वेरिएबल इज अलोकेटेड व्हेन द प्रोग्राम बिगन्स रनिंग एंड इज फ्री फ्रॉम व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जो मेमोरी होती है स्टैटिक वेरिएबल की, तो प्रोग्राम जब रन होना स्टार्ट होता है तब अलोकेट होती है, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तब वो मेमोरी फ्री होती है। टू डिक्लेयर इंटीजर एक्स एन स्टैटिक, कैसे करेंगे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर? स्टैटिक इंटीजर एक्स इक्वल टू 10। इस तरह स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। द स्टैटिक वेरिएबल व्हेन डिफाइंड विद इन अ फंक्शन इज नॉट री इनिशियलाइज व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड अगेन एंड अगेन।
एक बार हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया एक फंक्शन के अंदर, तो वो बार बार री इनिशियलाइज नहीं होगा। जब हम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे वो अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। इसमें किस तरह से स्टैटिक वेरिएबल जो है, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और बार बार हम इस स्टैटिक वेरिएबल को फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने से ये अपनी वैल्यू को रिटेन कर पा रहा है। एवरी टाइम इट इज रिटेनिंग इट्स वैल्यू व्हेन वी आर प्रिंटिंग दिस वैल्यू। ओके, अब लास्ट जो वेरिएबल आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास जो है बेसिकली एक्सटर्नल वेरिएबल में भी डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन इन अ सोर्स कोड फाइल एज अदर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर। किसी भी सोर्स कोड फाइल के अलावा अगर हम आउटसाइड फंक्शंस में कहीं डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को तो एक्सटर्नल वेरिएबल कहलाते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल में भी डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन इन अ सोर्स कोड फाइल एज एनी अदर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। The external storage class used to give a reference of a global variable that is visible to all the program files. Basically external storage class क्या करती है, ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस देने के लिए हम इसको यूज करते हैं जिससे कि वो वेरिएबल जो है प्रोग्राम फाइल में विजिबल रहे। When there are multiple files in a program, जब एक प्रोग्राम में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, you need to use a particular function or a variable in a file apart from which it is declared. देन यूज द कीवर्ड एक्सटर्न। तो एक्सटर्न कीवर्ड यूज करके हम एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्न इंटीजर एक्स लिखेंगे तो एक्सटर्न वेरिएबल बन जाएगा। एक्सटर्न वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप होता है। दिस वेरिएबल्स आर विजिबल एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द फंक्शन इन अ प्रोग्राम। ये वेरिएबल जो होते हैं ये विजिबल और एक्सेसिबल होते हैं किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन से। तो ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक्सटर्न वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये हमारा इंटीजर आई हमने यहाँ लिखा, ये एक्सटर्न हो गया बाय डिफॉल्ट और हमने इस प्रोग्राम के थ्रू एक्सटर्न वेरिएबल को यूज किया आई को। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग। नाउ वी विल डू वन स्मॉल प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लासेस ऑन टर्बो सी कंपाइलर। सो लेट अस गो टू टर्बो सी कंपाइलर। तो ये हमने टर्बो सी कंपाइलर को ओपन कर दिया है। स्टार्ट कर रहे हैं टर्बो सी कंपाइलर को। इसके लिए सबसे पहले हमको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इस न्यू फाइल का हम नेम चेंज करके इसको नया नेम दे देते हैं। स्टोरेज .c एक्सटेंशन हमने .c दिया है। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void में सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ऑटोमेटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो हम लिखते हैं इंटीजर आई। तो ये हमारा ऑटो वेरिएबल हो गया। हमने इसको प्रिंट करवा दिया printf %d आई। ये हमारा प्रिंट हो गया ऑटोमेटिक वेरिएबल। CLR SCR क्लियर स्क्रीन। By default, every variable inside the function block is auto variables that contain garbage value. Initially आप देखेंगे तो इसमें garbage value होगी। हमें इसको वैल्यू को by default ये जो है वैल्यू garbage रहती है। So let us check, compile this code for auto class, auto variables. So there is no error in the code, successfully compiled. प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो ये कुछ गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है प्रोग्राम में। तो इनिशियली गार्बेज वैल्यू होती है ऑटो वेरिएबल्स में, स्कोप लोकल रहता है।
तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवा देते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं. अगेन वी विल कंपाइल दिस कोड, run this code, then we will see the value is 8. So initially it is garbage value, now the value is 8 because we have assigned the value. assign कर दिया हमने वैल्यू को. अब हमारे पास जो दूसरे तरह का वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर वेरिएबल. हम इसमें रजिस्टर वेरिएबल बनाने के लिए हमको रजिस्टर लिखना पड़ेगा. यहाँ पर रजिस्टर वेरिएबल बन गया. इसका डिफरेंस हमको आउटपुट में नहीं मिल पाएगा बिकॉज दिस डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर और रैम, इट डिपेंड्स. तो ये वैल्यू तो हमें वही मिलेगी. बट द थिंग इज रजिस्टर लिखने से वेरिएबल रजिस्टर बन गया. रजिस्टर कीवर्ड यूज करने से बाय डिफॉल्ट इट इज ऑटो. अगर किसी कारण से मेमोरी में स्पेस अलोकेट नहीं हो पाता है, किसी कारण से रजिस्टर में स्पेस अलोकेट नहीं हो पाता है सीपीयू में, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल जो है हमारा वो ऑटो हो जाएगा. फिर तीसरे तरह का जो वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक. तो स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं. हमें एक फंक्शन बनाना है void इंक्रीमेंट. ये फंक्शन हमने बनाया और इस फंक्शन को हम इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे. 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, 3 टाइम्स इस फंक्शन को हमने कॉल किया और फिर हमने लिखा void इंक्रीमेंट इंटीजर i. ये हमने लोकल वेरिएबल बनाया और इसको हमने 0 से साइन इनिशियलाइज किया. फिर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया s, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया और इसके आगे हमने लिखा स्टैटिक. अब इन दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं. printf ऑटो वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू परसेंटाइल डी करके हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया. तो ऑटो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी. printf स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू परसेंटाइल डी. फिर हमने वैल्यू किसकी प्रिंट करवाई, एस की. स्लैश एन कर देते हैं हम. एन नाउ वी हैव दिस टू this function increment function integer I equal to 0, static integer s equal to 0, printf auto variable value and static variable. So this program, in this program हम लोग ऑटो वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंस समझ पाएंगे. हम 3 बार इंक्रीमेंट को कॉल कर रहे हैं. इस इंक्रीमेंट को कॉल होने से और एवरी टाइम जब हम कॉल करेंगे तो ऑटो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी और हमारी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट होगी. सो लेट अस सी कि हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया और हमने इसकी वैल्यू को भी इंक्रीज किया. दोनों की वैल्यू को बढ़ाया, आई की और एस की. तो देखते हैं क्या होता है. कंपाइल करते हैं इस कोड को. देयर इज वन एरर, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर. सो हम लोग इसको कट करके यहाँ से क्लियर स्क्रीन के ऊपर ले लेते हैं, पेस्ट. फिर हम लोगों को फिर से कंपाइल करना है कोड को. कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है कोड. अब हम इसको रन करते हैं. तो देखिए ऑटो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है, स्टैटिक वेरिएबल की भी इनिशियल वैल्यू 0 है. फिर हमने ऑटो इनिशियल स्टैटिक दोनों को बढ़ाया, लेकिन ऑटो की वैल्यू एज इट इज रही सेकंड कॉल में, क्योंकि वो फिर से इनिशियलाइज होगा. और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू रिटेन रहती है तो वैल्यू 1 हो गई. फिर ऑटो वेरिएबल की वैल्यू फिर से थर्ड कॉल में 0 ही रही और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू रिटेन होकर बढ़ गई, 2 हो गई. तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल से ऑटो और स्टैटिक का डिफरेंस समझ सकते हैं. हाउ टू यूज ऑटो एंड स्टैटिक.
थर्ड तरह का जो हमारा वेरिएबल है इसके बाद वो होता है एक्सटर्न। तो अगर हमने यहां लिखा इंटीजर ई, तो बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ई जो है ये एक्सटर्न वेरिएबल हो गया। थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इस वेरिएबल को प्रिंटएफ यहां करवा सकते हैं, %d/n ई, यहां पर भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं और सेम स्टेटमेंट का यूज हम यहां पर भी कर सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं एक्सटर्न वेरिएबल इक्वल टू %d। चेक करते हैं कंपाइल करके क्या डिफरेंस आएगा। नो एरर इन द कोड, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल, रन द प्रोग्राम। नाउ चेक, बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 0 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि by default extern contain 0. We have not initialized the value of the extern variable, but it is still giving you 0. ऑटो के केस में हमको इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। ऑटो के केस अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमें वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी। तो एक्सटर्न कंटेंट बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू। इंटीजर स्टैटिक को भी अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो भी ये वैल्यू आपकी कंसिडर करेगा 0। अगर हम इसका 0 हटा भी दें तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू भी 0 रहती है। फिर से कंपाइल करके देखते हैं, Alt F9, Control F9, लेट अस सी। देखिए स्टैटिक की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई ऑटोमेटिकली, फिर 1 और 2। एक्सटर्न की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 इनिशियलाइज हुई और थ्रू आउट द प्रोग्राम एवरी कॉल में 0 रही, और ऑटो की हमको 0 इनिशियलाइज करनी पड़ी और वो वैल्यू 0 रही, क्योंकि हर इनिशियलाइज में वो वैल्यू चेंज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग। वी हैव लर्न अबाउट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास। हमने इसके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया टर्बो सी कंपाइलर पर, और हमने एक प्रोग्राम के थ्रू इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज क्लासेस इन सी। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।